नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम विज्ञान का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, विज्ञान की इस वीडियो में हम पूरी पुस्तक का निचोड़ लाए हैं और वो भी मात्र एक वीडियो में। दोस्तों, इस एक वीडियो में हम सब कुछ विज्ञान का कवर करेंगे। इससे संबंधित जो जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, सारे संभावित प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर बताइए। तो जो एंटीजन होता है वो लाल रुधिका कणिका में होता है, यानी रेड ब्लड सेल में होता है, और जो एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि एंटीजन वो लाल रुधिर कणिका में पाया जाता है, लाल रुधिर कणिका में, और जो एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं? जैसे कि आपको मालूम है कि ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है और जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर लिखा है, रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। यह सभी रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन जो होता है वो लाल रुधिर कणिका यानी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, और जो ओ होता है रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। इसीलिए ये जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी वर्गों को यानी सभी ग्रुप को ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता तथा यह समस्त रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है। यानी आपका ओ में भी एंटीजन नहीं है और ए बी में भी एंटीजन नहीं है। इससे क्या होता है, जो ओ है वो सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। देखिए यहाँ पर दोनों को मैच नहीं करना कि दोनों में एंटीजन नहीं है तो आप ए बी सबको दे सकता है, ओ सबको दे सकता है, ऐसा नहीं होता। केवल ओ सबको दे सकता है और ए बी जो होता है वो सबसे ले सकता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। अब यहाँ पर ये भी एक प्रश्न आ सकता है कभी कभी कि जो रुधिर यानी जो खून है आपका ब्लड है ये क्षारीय है कि अम्ल है। देखिए, जब भी 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रहेगा 7 से ज़्यादा होगा तो ये होगा क्षारीय। ठीक है, अगर पीएच मान किसी का 7 से कम होगा, याद रखिएगा पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो वह अम्ल होगा। याद रहेगा, दोनों चीजें आप क्लियर कर लीजिए कि अम्ल कब होगा और क्षारीय कब होगा। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वह क्षारीय होगा, अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्ल होगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति में कितना रक्त होता है? औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट धातुओं के नाम बताइए। कौन कौन से होते हैं धातु? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी। धातुओं में सबसे आघातवर्ध क्या होता है? कौन सी धातु होती है जिसमें सबसे ज़्यादा आघातवर्ध कौन सी धातुओं में? तो वो होता है सोना और चांदी। कौन कौन धातु विद्युत धारा के सर्वाधिक अच्छे चालक हैं? तो अगर सर्वाधिक यानी सर्वोत्तम की बात होती है तो वो होता है चांदी, और तांबा भी एक तरीके से जो विद्युत है उसका सुचालक होता है। अगर कभी ये पूछा जाए कि सबसे अच्छा कौन होता है तो वो होता है चांदी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, मतदान के समय अमिट स्याही जो हाथों की उंगलियों पे लगाई जाती है उसका नाम बताइए। तो सिल्वर नाइट्रेट। धातु किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। तो वो है आपका लिथियम। अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। वो है फ्लोरीन। किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखते हैं? तो वो है सोडियम। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो वो है फ्लोरीन। मेंडलीफ का आवर्त नियम बताइए।
तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। ये मेंडलीव के आवर्त का नियम है। बात करें अयस्क किसे कहते हैं, वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता निष्कर्षित किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। समझ गए, यानी अयस्क उन्हें कहते हैं जिनसे धातुओं को निकाला जाता है। धातु कर्म किसे कहते हैं, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो वह है पिच ब्लेंड। तांबा के दो अयस्कों के नाम लिखो, क्यूप्राइट और कॉपर पायराइट। एल्यू पायराइट के दो अयस्क के नाम लिखो, तो पहला है क्रायोलाइट और दूसरा है बॉक्साइट। 21 नंबर है, कैल्शियम के तीन अयस्क के नाम लिखो, तो कैल्शियम के तीन अयस्क हैं एस्बेस्टॉस, डोलोमाइट और जिप्सम। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं, हॉर्न सिल्वर कहते हैं सिल्वर क्लोराइड को। लिथार्ज किसे कहते हैं, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं, यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। सबसे भारी धातु का नाम लिखिए, तो वो है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु का नाम लिखिए, तो वो है प्लेटिनम। सुचालक किसे कहते हैं, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उन्हें सुचालक कहते हैं। वही है यहाँ पर विद्युत का सुचालक। तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, वो है चांदी, और तांबा, एल्युमिनियम ये भी हैं। सबसे अच्छा चालक कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया चांदी, दूसरे नंबर पर तांबा है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो एक आदर्श एमीटर मतलब सबसे अच्छे एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है, तो प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है, यानी Fe3O4 है। यानी फिर जो लोहे का ऑक्साइड है इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है वो है Fe3O4 और इसका कोई आकार नहीं होता। चुंबकत्व क्या है, चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, चुंबक का जो गुण होता है जिससे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है वह गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के सिरे के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। यानी मान लीजिए ये आपका चुंबक है, तो यहाँ पर जो सिरे हैं इनके, इन पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है। क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता, यानी जब आपका ये चुंबक होगा तो एकदम जो मध्य होता है उसमें बता रहे चुंबक नहीं होता। चुंबक के गुल्ड के चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, ये चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कोई चुंबक होता है तो उसके दो पोल होते हैं, यानी दो ध्रुव होते हैं, N और S। जब भी हम चुंबक को लटकाएंगे, स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे, तो जो आपका उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर की तरफ जाके रुकेगा और जो आपका दक्षिणी ध्रुव होगा वो दक्षिण की तरफ जाकर रुकता है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान लेते हैं अगर ये कोई चुंबक रखा हुआ है और इतने एरिया में कहीं भी अगर हम लोहा डाल दें तो ये अपनी ओर आकर्षित इसको कर लेगा। ठीक है, तो ये जितने एरिया में लोहा डालने पर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो पूरा क्षेत्र आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओम, एम्पियर और वोल्ट में क्या संबंध है, तो वोल्ट बराबर एम्पियर गुणे ओम। आवेश, विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताइए, तो विभवांतर बराबर कार्य अपॉन आवेश। मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी के कोई 3 दोष बताइए। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन को दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। सम स्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है।
समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे Cu और Hg एक समान गुण वाले तत्व हैं, इनको अलग अलग रखा गया है। Ag और Ti ये भी समान गुण वाले हैं, इनको भी अलग अलग रखा गया है। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो क्या वो जो जिस पावर से खींच रहा है, वो जो क्षमता है, उसे हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। स्थिर विद्युत आवेश क्या है? पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है? तो फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को Q प्लस से डिनोट करते हैं और ऋणात्मक आवेश को Q माइनस से डिनोट करते हैं। आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? तो समान प्रकार के आवेश से प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण होता है। अगर मान लीजिए, अगर हम मैग्नेट की यानी चुंबक की ही बात लें, अगर यहाँ पर S और ये N है और अगर यहाँ पर N और S है, अगर दोनों अपोजिट साइड होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर यहीं पर हम क्या कर दें कि इसके जो साइड हैं वो बदल दें, यहाँ S कर दें, यहाँ N कर दें, तो ये एक दूसरे की तरफ ढकेलेंगे, मतलब आपस में कभी पास नहीं आएंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं समांतर बल रेखाएं हैं, ये हमेशा N से S की ओर जाती हैं। समझ गए ये बात? जो N होता है यानी नॉर्थ पोल, वो सदैव साउथ पोल की तरफ जाती हैं। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? लिखिए, 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है? अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा उन अशुद्धियों को दूर किया जाता है जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। एड्स का पूरा नाम लिखिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और एक प्रश्न और आता है, एड्स वाला जो परीक्षण होता है वो कौन सा परीक्षण होता है? वो एलिसा परीक्षण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। तो सर्वदाता अभी हमने बताया O और सर्वग्राही है आपका AB। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। अभी मैंने बताया किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम, मतलब ये वही है कि उसकी क्षमता पता लगाई जाती है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता है। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जाता है। तो हेपेटाइटिस बी में शरीर का लीवर प्रभावित होता है। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल सा बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। या फिर हम सीधी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जब खाद्य श्रृंखला जब कई जालनुमा संरचना में बट जाता है तो हम उसे खाद्य जाल कहते हैं। कि मान लीजिए खाद्य श्रृंखला तो आप जानते हैं कि ये सीधी चलती रहती है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, खाद्य जाल में क्या होता है, ढेर सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जालनुमा प्रबंध बना लेती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो है ये इसको भी खा लेता है, इसको भी खा लेता है, इसको भी खा लेता है, ये इसको खा लेता है, इसको खा लेता है, ये इसको खा लेता है, ये इसको, मतलब सब आपस में जालनुमा बन जाता है। कोई किसी को खा रहा है, मतलब अपना क्रम नहीं तोड़ेंगे, वो खाएंगे अपने से ऊपर वर्ग वाले को ही। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। विद्युत के दो सुचालक दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखो। तो विद्युत के दो सुचालक तो कह सकते हैं जो अच्छे सुचालक, मतलब जिनमें अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सोना, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर। विद्युत के जो दो कुचालक हैं, कुचालक आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या है, ये सब कुचालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए
लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं। याद रखिएगा, पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे का जो बर्तन होता है या लोहे का कोई भी सामान है उसको पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिससे क्या होता है उस सामान पर जस्ते की एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। तो ये चीज़ समझ गए, संक्षारण यानी उसमें जो आपकी रस्ट लग जाती है, जो उसमें आपका धूल लगती है, जंग लगती है, उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, गैल्वेनीकरण किया जाता है। मानव के रक्त वर्ग के प्रकार, उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मानव में रक्त होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, या 4 ग्रुप कह सकते हैं, ए बी और ओ। अब बात करें प्रतिजन, प्रतिजन कौन से हैं, ए और बी, और प्रतिरक्षी कौन से हैं, ए और बी कोई नहीं। आगे देखते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। अगला प्रश्न है खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। खनिज धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे NaCl, KCl, CaCO3। बाकी जो अयस्क की परिभाषा है, उन शैलों को अयस्क कहते हैं जो खनिज हों, जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। तो अयस्क की तो परिभाषा सिंपल है कि अयस्क उन शैलों को कहते हैं जिनमें खनिज मौजूद होता है, और उन्हीं अयस्कों से खनिजों या धातुओं को शुद्ध करके निकाला जाता है। जैसे उदाहरण बॉक्साइट, सिल्वर, ये सब क्या है, ये अयस्क हैं। पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएंगे तो ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी तो मानव जीवन और जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है आपका सूर्य। परितंत्र का कार्य बताइए। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड्स, ये परितंत्र के कार्य हैं। पारिस्थितिक पिरामिड के खोजकर्ता कौन है, चार्ल्स एल्टन। उन्होंने 1927 में पारिस्थितिक पिरामिड की खोज की थी। पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरामिड किसे कहते हैं, परितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन करना ही पिरामिड है। यानी इनकी जो संख्या है, जीव भार है और ऊर्जा का जो आधार है, उनका प्रदर्शन करना, उनका ग्राफिकल प्रदर्शन करना पिरामिड है। अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। तो मैंने आपको बताया था 3 होते हैं, एक होता है उत्पादन, दूसरा होता है एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटनकर्ता। तो यहाँ पर अपघटनकर्ता की बात पूछ रहे हैं कि कौन होते हैं, जीवाणु, कवक इत्यादि। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, जैसे मेढक। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, जैसे मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प, ये सब क्या है, ये सब उपभोक्ता हैं। अब उपभोक्ता में भी कई कड़ियाँ डिवाइड की गई हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा उच्चतम उपभोक्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से क्या आशय है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। अर्थात हमारे चारों तरफ जो भी वातावरण है, जो भी हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही पर्यावरण है। परितंत्र यानी पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो A.G. टेंसले ने 1935 में। परितंत्र के कितने घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं, जैविक घटक कहलाता है। यानी जिन भी चीजों में जान होती है
उन्हें हम जैविक घटक कहते हैं, यानी जो भी सजीव हैं, जो भी जीवित चीज़ें हैं उन्हें हम जैविक घटक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, ये सब क्या है, ये सब जैविक घटक हैं। अजैविक घटक किसे कहते हैं, जो निर्जीव हैं उन्हें हम अजैविक घटक कह सकते हैं, जैसे परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं अजैविक घटक कहलाता है, जैसे ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। परितंत्र किसे कहते हैं, परितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक आते हैं, जैसे मान लीजिए पूरा ये परितंत्र है, अब इसी के अंदर जैविक भी आते हैं, इसी के अंदर अजैविक भी आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटक की पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को परितंत्र कहते हैं। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है, जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीला, हरा, शैवाल, ये सब क्या है, ये सब उत्पादक है, यानी पेड़ पौधों को उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है। द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते, जैसे उत्पादक होता है, उत्पादक हो गए आपके पेड़ पौधे, ठीक है। अब इनको खाने वाला क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है वो कहलाता है द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो तो पेड़ पौधों को खाकर अपना काम चलाते, तो वो क्या कहलाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। अगला है तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता को कहलाएगा। जैसे शेर, सर्प, ये सब क्या है, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, इसका मतलब ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है, तो रुधिर की प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन क्या है, कार्य बताइए। हीमोग्लोबिन वह रंगा पदार्थ है, यानी रंगीन पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणु में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है, तो वो हीमोग्लोबिन करता है। धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती, जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय में ले जाता है। तो दोनों में जस्ट अपोजिट काम है। जो धमनी है वो रक्त को हृदय से अंगों तक ले जा रही है, और जो शिरा है वो रक्त को अंगों से हृदय में ले जा रहा है। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या होता है, जब जो आपका हृदय है, हृदय में तो शुद्ध भरा हुआ है, तो धमनी जो है वो हृदय से ले जा रही है, इसका मतलब जो धमनी में होगा जो रक्त होगा वो शुद्ध होगा। अब शिरा उसी रक्त को वापस कर रही है, यानी जो भी रक्त अशुद्ध होगा वो हृदय में भेजा जाएगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर जो शिरा होगा वहाँ पर अशुद्ध रुधिर बहेगा फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। ये भी अपवाद है। धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है, यानी बड़ी फास्ट स्पीड से बहता है तो दबाव रहता है, जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है, तो रुधिर वर्ग के खोजकर्ता है कार्ल लैंडस्टीनर। कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो वह है विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है, तो फाइब्रोनिजोन, ठीक है। अगला है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। अगला प्रश्न है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा रुधिर प्लेटलेट का जीवन काल बताए। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का क्या होता है, 20 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का क्या होगा, 2 से 4 दिन। और रुधिर प्लेटलेट्स का क्या होगा, 3 से 5 दिन। अगला है, उस जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट और लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आरबीसी के कार्य बताइए। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना,
शरीर की प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, रुधिर को लाल रंग प्रदान करना, ये आरबीसी का कार्य है। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में बताइए। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, पेड़ पौधे पत्तियाँ खाते हैं तो वो शाकाहारी होंगे। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं यानी मांसाहारी होंगे, और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो सभी को खाते हैं यानी मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी। अगला है अपघटनकर्ता। अपघटक से आप क्या समझते हैं? अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है जटिल पदार्थ, बीच में लिखा है अपघटनकर्ता, और ये सरल पदार्थ में तोड़ रहा है। इसके उदाहरण हैं जीवाणु और कवक। अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताइए। अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु और कवक सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। तो सीधा 1 नंबर ऑप्शन में पूछा जाता है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहते हैं? उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा टिक करना है? अपघटनकर्ता। प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपने भोजन उत्पादक हरे पेड़ पौधों से बनाते हैं। यह हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे उदाहरण खरगोश, टिड्डी, हिरन, हाथी, घोड़ा। तृतीयक उपभोक्ता का कोई उदाहरण बताइए, तो वो है सर्प। सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण बताइए, याद रख लीजिए मनुष्य और बाज। परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है वो सदैव सीधा बनता है, ये भी याद रखेगा। 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया गया? 21 फरवरी 2016 से। रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? वो हैं विलियम हार्वे। देखिए यहाँ पर रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है, और यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया था जिसके वो थे ये खोजकर्ता रुधिर वर्ग के, यानी जो ब्लड ग्रुप हैं आपके ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, इनके खोजकर्ता थे कार्ल लैंडस्टीनर। और बात करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन थे? वो थे विलियम हार्वे। रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? तो आरबीसी। अगला है मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। यह अजीवित तरल पदार्थ होता है, इसमें 90% जल होता है। रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर का कार्य बताइए। रक्त का थक्का जमाना रुधिर का कार्य। रुधिर का मतलब वही आपका ब्लड यानी खून। O2, CO2 एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, शरीर की बीमारियों से रक्षा करना। तो ये आपके रुधिर यानी ब्लड के कार्य हैं। रुधिर बैंक किसे कहते हैं? रुधिर बैंक वह बैंक है जिसमें रुधिर आदान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है तथा जरूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप लगाती है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भाग का होता है? तो मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भाग का होता है। तो ये चीज़ समझ गए। जैसे मान लीजिए आपका 100 किलो वजन है तो आपके शरीर में 7 kg रुधिर होगा। अगला है रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, अतः यह कहा जा सकता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। मैंने जैसा कि अभी बताया था कि अगर पीएच आपका 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है, और अगर पीएच 7 से कम होता है किसी भी चीज़ का तो वो अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस किसे कहते हैं? यदि पिता का रक्त RH+ हो तथा माता का रक्त RH- हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। तो
तो ये चीज़ क्लियर हो गई। पिता का रक्त अगर RH प्लस है, माता का रक्त RH माइनस है, तो जन्म लेने वाले शिशु की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो गर्भावस्था में ही हो जाए, चाहे जन्म के तुरंत बाद हो जाए। अगला प्रश्न है, धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी। जैसा कि आपको मालूम है कि पृथ्वी के अंदर से ही सभी धातुओं को खोद कर निकाला जाता है। खनिज किसे कहते हैं? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत ऋणाणु के कार्य बताइए, यानी WBC के कार्य बताइए। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर का कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्ताल्पता रोग हो जाता है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं एनीमिया। रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। और किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता और किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वदाता यानी सबको देने वाला होता है O, और सबसे लेने वाला यानी सर्वग्राही होता है AB। रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। पिग आयरन क्या होता है? वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ विज्ञान के पूरे कोर्स में, जो मैंने कई वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं उनमें सबको बताया, सब कुछ बताया हुआ है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह किसे कहते हैं? प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये चार्ल्स डार्विन थे आपके, इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का मत दिया था। थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, वही होती है खाद्य श्रृंखला, जिसमें सबसे पहले आता है उत्पादक, उत्पादक के बाद आते हैं आपके जो प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है खाद्य श्रृंखला। तो ये चीज़ आपको, इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताएं, 115 क्वेश्चंस बताएं। अब आपका जो पेपर आने वाला है वो इन्हीं प्रश्नों में से कहीं ना कहीं घुमा के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है, इन प्रश्नों को अच्छे से देख लिया है, रट्टा कर लिया है, तो ये मान के चलिए कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।